बिहार में बाढ़ है, चुनाव भी है, नदियां उफान पर हैं, लाखों लोग बेहाल हैं, बेघर हैं, बांध पर बांध टूट रहे हैं, गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। ये वो इलाके हैं जहां हर साल बाढ़ आती है। बचाव के नाव पर करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। कहते हैं बाढ़ आती नहीं, लाई जाती है। क्या बिहार को इस मुसीबत से बचाया नहीं जा सकता, जैसा ओडिशा में समुद्री तूफान के दौरान होता है? लेकिन नीतीश कुमार की सरकार का ध्यान तो कहीं और है। लालू के 15 साल बनाम एनडीए के 15 साल के नारों के बीच बाढ़ में डूबी जनता भगवान भरोसे है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बिहार के कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं, नदियां उफान पर हैं, कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लाखों लोग बेहाल हैं। हर तरफ ऐसे ही पानी और पानी है, सिर्फ पानी। ऐसा लगता है जल प्रलय है, पानी का तांडव है। ये वो इलाके हैं जहां कई बार बाढ़ आ चुकी है। कुछ लोगों के लिए तबाही हर साल की है। ये बाढ़ का रोना हर साल का है। तो सवाल एक बेहद ज़रूरी कि क्या ये बाढ़ आती है या फिर लाई जाती है या बुलाई जाती है। सवाल सिस्टम का भी है कि क्या बाढ़ से बचने के लिए कोई ज़रूरी इंतज़ाम हो सकते हैं, या फिर लोगों के लिए इसी तरीके से साल में 1.5-2 महीने बाढ़ में पानी के बीच में रहना, बेघर और बेहाल रहना उनके लिए नियति है, उनकी तकदीर में लिखी जा चुकी है। पंकज का पंच में आज इन्हीं बातों की हम पड़ताल करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हर साल ये बाढ़ आती है तो फिर क्यों आती है। पटना से करीब 150 किलोमीटर का रास्ता है दरभंगा का। यहाँ के लोग मैथिली बोलते हैं, राजनीतिक रूप से बड़े सजग माने जाते हैं। यहाँ हमें बताया गया कि बागमती पर बना एक छोटा सा बांध टूट गया है। नदी में धार बहुत तेज है, इसीलिए नाव से जाना खतरे से खाली नहीं था। हमने एनडीआरएफ की मदद ली, मोटर बोट से हम सब चल पड़े। बागमती नदी, इस बागमती नदी में हैं हम। दोनों तरफ छोटे छोटे बांध बने हुए हैं। हम एनडीआरएफ की टीम के साथ निकले हुए हैं ये जानने, समझने और देखने के लिए कि कहीं आसपास के किसी गांव में कोई फंसा तो नहीं रह गया है। क्योंकि अचानक से होता यह है बाढ़ में कि पानी घुस जाता है, कई लोग निकल जाते हैं, कई लोग नहीं निकल पाते हैं। करीब 2.5 घंटे तक हम बागमती नदी में चलते रहे। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। ऐसा लग रहा था नदी नहीं, हम किसी जल सैलाब के बीच हैं। फिर हम पहुंचे गोपालपुर। बांध टूटने से गांव टापू सा बन गया है। अब जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूं, बात समझाने जा रहा हूं, वाकई काफी हैरान करने वाली है। ये बांध का हिस्सा है। मैं टूटे हुए बांध के हिस्से के एक तरफ हूँ और वो है ये बागमती नदी में हम इस तरीके से मोटर बोट से करीब 1.5 घंटे चलने के बाद इस जगह आए। ये गांव का हिस्सा है और यहाँ से बांध टूट गए। उसके बाद के हालात ये हैं कि पूरा इलाका जो है, ये कहा जाता है दरभंगा के पास का गोपालपुर का इलाका है, और वहाँ की हालात है ये देखिए। बोरे रखे गए थे यहाँ पर, और जब पानी में बहाव तेज हुआ तो ये बांध का हिस्सा इस तरीके से टूट गया। पर सवाल ये है कि बांध इतना मजबूत क्यों नहीं बना। उसके बाद ये हालात हुए हैं कि इस पूरे इलाके में, और ये हालत ये है कि आप यहाँ से फिर त्रासदी शुरू हो जाती है बाढ़ की। बांध की मरम्मत के नाम पर, या फिर यूं कह लें कि उसे मजबूत दिखाने के लिए मिट्टी से भरे कुछ बोरे रख दिए गए, जैसे सरकार और सिस्टम ने अपने सर से बोझ उतार लिया, ये मानकर कि अपना काम पूरा हो गया। अब आप सोचिए, 200-300 मिट्टी के बोरे क्या बागमती नदी की तेज धारा को रोक सकते हैं? आप सब कहेंगे नहीं, लेकिन बिहार सरकार तो तिनके से भी तूफान को रोक लेने का दम भरती है। प्रकृति यानी कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है। कोई उनके खिलाफ, कुदरत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। मैं जिस गांव में हूं गोपालपुर में, वो सिस्टम की बनाई हुई बाढ़ है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है। किसी ने, बुजुर्ग ने मुझे बताया कि 2011 में भी, यानी ये 2020 है, 9 साल पहले भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उससे पहले से बाढ़ आ रही है। ये देखिए जो गांव है। तो आखिर सवाल ये है कि हर साल बाढ़ आना क्यों नियति बन गई है इस इलाके की। करीब साल में 2 महीने ऐसे होते हैं जब वो घर के अंदर रहकर भी बेघर होते हैं। आप उस त्रासदी को, उस तकलीफ को, उस दर्द को
शायद नहीं समझ पाए। जो भोगता है, जिस पर ये बीतती है, जिस पर गुजरता है, वही इस बात को समझता होगा कि हर साल 2 महीने वो कैसे काटते हैं। 72 साल की देवकी अकेले मचान पर बैठी मिल गई। घर के बाकी लोग सड़क पर चले गए हैं। गांव के बाकी लोग उनकी देखरेख करते हैं। गांव में कुछ लोग अभी बचे रह गए। हमें देखते ही अपना दुखड़ा सुनाने लगे, आप बीती बताने लगे, कहने लगे हर साल की तो यही कहानी है। सब मान लीजिए रोड पर है, सब चीज़ है, अभी वहीं पर जा रहे हैं। मजबूत नहीं है, बैंक तो पूरा मजबूत नहीं है, उछल जाता है, पानी बेसी होता है। बांध मजबूत रहेगा तब उछल जाएगा पानी, वही बात है। क्या कहेंगे सर, एप्लीकेशन भी देते हैं कहीं भी तो कोई सुनता नहीं है। घूस घास दे करके उसको मालिक को जो है से अपना ठीक ठाक करके अपना रख देता है। उसको क्या करेंगे हम गरीब लोग। साल में जो है 5,000 6,000 रुपया देता है। यहाँ 50,000 हजार रुपया को एक गरीब आदमी को, किसान को जो है पानी में दह जाता है। सरकार कहती है बांध जमींदारों ने बनवाया था, हमारे हिस्से का नहीं है। अब तो जमींदार भी नहीं बचे हैं। इलाके के सीओ बताते हैं कि बाढ़ खत्म होने पर बांध पर काम शुरू होगा। इन लोगों के द्वारा बार बार नदी की तरफ का इंक्रोचमेंट करते जा रहे हैं हम, और जैसे ही थोड़ा सा पानी आएंगे तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि पानी आ गया, पानी आ गया। जितनी सुविधा है, जैसे पन्नी देना है, पॉलीथीन, हर घर में हमने खुद अपने हाथ से बंटवाया है। अब ये तो है नहीं कि आज ही हम बांध बनवा दें या आज ही कर दें। तो इन लोगों को बोले कि जब पानी खत्म हो जाती है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में लग जाइए। डीएम सर को पता है, डीएम सर खुद आए थे, इन लोगों को एश्योर किए। गजब का तर्क है, बाढ़ खत्म होने पर बांध बन जाएगा। हद है, हर बरस सरकार का यही वादा रहता है लेकिन इरादा नहीं। इस बात को दरभंगा के लोग अब जान और समझ चुके हैं। हर साल का वादा बस वादा ही रह जाता है। इसलिए इलाके के लोग बांध की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार मामला आर पार जैसा होने लगा है। बाढ़ ने तो कौशल्या को पत्थर का बना दिया। पहले 4 साल के बेटे को उन्होंने खोया, फिर पति भी बाढ़ में डूबकर चल बसे। इसलिए गोपालपुर गांव में पानी घुसते ही लोग उन्हें बाहर ले आए। बिहार में इन दिनों हाईवे और रेलवे लाइन पर हजारों लोग रह रहे हैं। बारिश के मौसम में हर साल ऐसा ही हो जाता है। साड़ी धोती जो मिला उससे बांस काट करके घर जैसा बना लिया, और हर घर में इस तरीके से एक मचान भी होता है। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है, तर्क ये है कि ऊंची जगह पर, क्योंकि बारिश होती है, पानी नीचे बहने लगता है, सांप बिच्छू का डर रहता है, तो ऊंची मचान जैसा बनाया जाता है, बांस का एक ऊंचा चौकी जैसा। उस पर लोग इस तरीके से रहते हैं। किसी को सरकार से पॉलीथीन मिला तो बहुत अच्छा, नहीं तो खुद जुगाड़ करके, और इस तरीके से एक बस्ती सी बन जाती है। 1.5-2 महीने तक लोग इसी तरह जीने को, इस तरह के अस्थायी घरों में रहने को मजबूर रहते हैं। करेला और उस पर नीम चढ़ा। बाढ़ में बारिश से लोगों का यही हाल है। ऊपर पानी, नीचे पानी, आसपास हर तरफ पानी ही पानी। लेकिन बाढ़ में फंसे लोगों के लिए पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं है। तो हैंडपंप इस तरह डूबा हुआ, तो पीने का क्या करते हो? उसी से पानी से सर, उसी को थोड़ा सा गिलास ले करके भरते हैं पानी को, जग को, और तब पानी लाते हैं। पानी का टंकी भरा हुआ, ये नल जो होता है सरकारी नल वाला, वो बोर्डिंग करा हुआ है, लेकिन यहाँ एक भी टोटी नहीं लगाया गया है। दरभंगा में बांध टूटा तो वहां से 200 किलोमीटर दूर गोपालगंज में भी बांध टूट गया। लेकिन दोनों जगह एक बात कॉमन रही, बांध टूट जाएगा, बांध टूट सकता है, पानी बढ़ रहा है, बांध से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। ऐसी चर्चा पिछले 10-12 दिनों से हो रही थी, पब्लिक से लेकर सरकार तक। इस बात पर बहस जारी थी। फिर देखते ही देखते 23 जुलाई की देर रात को देवापुर में बांध टूट ही गया। जब सब गहरी नींद में थे, लोग सोते रहे और गंडक नदी का पानी धीरे धीरे सैकड़ों गांवों में फैल गया। पानी के साथ लोगों की जिंदगी में तबाही भी तो आई है। सोचिए जरा, अगर आपका घर बाढ़ में डूब गया हो, आप किसी ऊंची जगह पर चले गए हों, वहां अगर आप जाते हैं और फिर बारिश होने लगती है, और ये एक दिन की बात नहीं है, कुछ देर के लिए नहीं है, हर दिन कई घंटों की बात है। और आपके ऊपर जहां आप जाते हैं ऊंची जगह पर कोई छत नहीं होता, प्लास्टिक की एक छोटी सी पॉलीथीन होती है प्लास्टिक की, और उसमें आप और आपका परिवार, ये बिहार के हजारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगी है इन दिनों। आप अंदाज़ा करिए अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके उस तकलीफ़ को, उस दर्द को और उसके एहसास को कि लाखों लोगों के साथ अभी
क्या हो रहा होगा, हम उस दर्द को अभी कुछ समझ सकते हैं। देवापुर एक बड़ा गांव है, करीब 100 टोले हैं। बाढ़ में तो सब एक जैसे हो गए हैं। बाढ़ का पानी अचानक आ जाने से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। बात 24 जुलाई की है, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तटबंध टूटा और चारों तरफ पानी ही पानी। जो जिस हालात में था उस देर रात को अपने गांव से निकल लिया। जल्दबाजी सबके पास थी और जिद थी कि जो भी है जल्द से जल्द गांव से निकल जाएं। लेकिन पीछे फिर भी तबाही का मंजर छूट गया है और कई लोग अब भी फंसे हुए हैं। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, एक नहीं 2-2 बाइक उल्टी पड़ी हुई है, क्योंकि अब उनको ये मौका नहीं मिला कि वो बाइक ले जाएं, वो बर्बादी हो जाएगा। एक नहीं 2-2 बाइक हैं यहाँ पर। घर में सामान सब पड़े हुए हैं। कोई इसी से कारोबार करता था। मैं ट्रॉली ट्रैक्टर देख पा रहा हूँ। इस तरीके से पीछे अनाज के लिए जो बनाया जाता है, ये अनाज वाले को क्या बोलते हैं जिसमें अनाज बेरही, बेड़ी, कोठी भी बोलते हैं। हाँ बेरही। बेड़ी। तो ये जैसा बता रहे हैं, ये बचे हुए हैं गाँव में, तो अब अनाज तो खराब हो जाएगा। अगर ऊपर पानी चढ़ जाएगा तो खराब हो जाएगा। जो ईटी है और इस घर में जो थे वो सब चले गए। चला गया वो। इस घर में भी कोई है? होगा कोई। अच्छा, सामने मुझे 1-2 मकान दिख रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ से निकल गए हैं। पानी की धार देखिए यहाँ पर इस तरीके से है। जिधर भी आप देखिए ना, पानी की हालत। और लोग बाढ़ में घिरे गांव धीरे धीरे खाली होने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर अपने घरों में रह जाते हैं। ये भी मजबूरी ही समझिए। कई बार चोरी भी तो हो जाती है, इसीलिए घर की सुरक्षा मतलब चौकीदारी के लिए कुछ लोग रह जाते हैं। तो दीपी बाबू, अब घर ही में रह गए बाढ़ में, क्या बात है? घर में नहीं रहे, सब सामान घर में पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए घर से बाहर जाएंगे, सब लोग को, औरत को कर दिए हैं बाहर। अब अचानक आ गया 1 बजे बाढ़, तो मान लीजिए उस समय कोई सामान भी नहीं निकाल सकते। देखिए ट्रैक्टर वैक्टर सब गाड़ी उड़ी यहीं पे सब सामान घर में पड़ा हुआ है। चोरी वोरी के भी डर होता है क्या? चोरी का डर होता है बाढ़ में, इसीलिए आदमी नहीं जाता है कहीं। लोग खाने पीने से लेकर रहने तक को मोहताज है। मुसीबतों का आलम आंखों भर आकाश और बाहों भर संसार जैसा है। बिहार सरकार ने अब तक कहीं भी ऐसा इंतजाम नहीं किया जहां लोगों को एक साथ रखा जा सके, जैसा आम तौर पर कुदरत की तबाही के बाद सरकार करती है। ऐसा लगता है जैसे सबको अपने अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। जितेंद्र अपने घर की महिलाओं को अपने रिश्तेदार के यहाँ लेकर जा रहे हैं। जितेंद्र, ये बताओ जी, कौन लोगों को कहाँ लेके जा रहे हो आप? पानी बहुत ज़्यादा रफ्तार तेजी में चल रहा है, ठीक है, इसी के कारण हम लोग ले जा रहे हैं रिश्तेदार में। तो घर के लोगों रिश्तेदारी में क्यों ले जा रहे हैं? पानी बहुत ज़्यादा है ना, कब इसका कोई पता नहीं है, कब बढ़ेगा कब घटेगा, इसलिए। तो उन लोगों को दूसरे के यहाँ छोड़ने हाँ नहीं रहेंगे? हाँ, कब तक रहेंगे? जब तक पानी नहीं हटेगा तब तक वहीं रहेगी। सड़क किनारे रोती हुई सुनीता मिल गई। उनका घर डूब गया, वो भी छत तक। घर के लोग किसी तरह जान बचाकर निकल गए, लेकिन पीछे छूट गई जिंदगी भर की कमाई, बच्चों का सामान, हंसते खेलते परिवार की खुशियां कुछ पल में ही बिखर गई। कई घरों के सामने खड़ी कारें भी बाढ़ में डूबी मिली। जहां कभी सड़क हुआ करती थी, अब वो तालाब सा नजर आता है। कमर भर तक पानी में हम आगे बढ़ते रहे तो रास्ते में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई। एक व्यक्ति छोटी सी बच्ची को गोद में लिए तेजी से जाते मिल गए। कुछ नहीं हुआ है, लेके जा रहे हैं दूसरे जगह, यहीं से देवापुर से। देवापुर से? हाँ। तो आपको कोई साधन नहीं मिला, नाव वगैरह निकल? नहीं, साधन तो कुछ नहीं मिला। बड़ा रिस्की काम है, छोटी बच्ची को पैसे ले जा रहे हैं। तब क्या करेंगे? फिर रात में मान लीजिए कि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो कैसे हम निकालेंगे इसको? कब आया पानी आपके लिए? ये तो हम बता नहीं सकते, हम तो रिश्तेदार हैं, अभी आए हैं सिर्फ लेने के लिए। लेके जा रहे हैं? अच्छा, ठीक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, लोगों की शिकायतें भी बढ़ती जा रही थी। उधर तो है सर, इधर नहीं है। अच्छा। हाँ जी, तो हम लोग को इधर से आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो आपके गांव में मतलब पानी बहुत भर गया है? जी जी, पूरा भर गया, घरों में घुस गया है। क्या अभी भी गांव में लोग फंसे हुए? जी जी, अभी सब अपने अपने रिश्तेदारी जा रहे हैं। दिक्कत है नाव की? जी जी जी, नाव की जरूरत है। कब से ये हालात हैं? ये 12 बजे रात में टूटा है और 2 घंटा बाद मैंने 1 बजे पूरा पानी भर गया। बिहार के लिए बाढ़ नई बात नहीं है। कई इलाकों में लाखों लोगों के लिए ये हर साल का
रोना है। लेकिन इस बार तकलीफ कुछ और बढ़ गई है। गंडक नदी के उफान की वजह से गंडक नदी में पानी बढ़ गया है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग परेशान हैं। आसपास देखिए, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चंद मिनटों में ही घर के आसपास चारों तरफ जल प्रलय जैसी स्थिति हो गई। गाड़ियां डूब गई, घर के सामान डूब गए, जो भी घर के अंदर रखा हुआ था। महिलाएं सबको किसी तरीके से बाहर निकालने की अभी भी जद्दोजहद जारी है। मैंने जब कई लोगों से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि उनके पास नाव के साधन नहीं है। और मेन रोड की हालत देखिए, यहाँ से लेकर के आगे मुझे बताया गया जैसे जैसे अब आगे बढ़ते हैं पानी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। आपको दूर से भी दिख रहा होगा कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गठरी मोटरी किसी तरीके से गांव से निकलने की जिद है सबको। गांव में रहकर करेंगे भी तो वो क्या करेंगे, खाने पीने का उपाय है नहीं। गोपालगंज में इस बार भी उसी जगह बांध टूटा है जिस जगह 3 साल पहले यानी 2017 में टूटा था। ऐसा आखिर बार बार क्यों होता है? जवाब सबको पता है, लेकिन सरकार जलेबी की तरह जवाब को घुमाती रहती है। नाकामी छुपाने का इससे बेहतर क्या तरीका हो सकता है? पिछले कुछ दिनों से गोपालगंज के इस इलाके में लगातार इस बात की चर्चा थी कि देवापुर का बांध टूट सकता है। हर रात लोग इसी चिंता के साथ सोते थे कि अगली सुबह शायद ये खबर, बुरी खबर ना आए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि ये बुरी खबर आई और फिर देखते देखते पूरा इलाका जलमग्न हो गया। 67 साल के खुश मोहम्मद अब नहीं रहे। बाढ़ में डूबने से उनकी जान चली गई। डूब तो बिहार सरकार को भी जाना चाहिए था, जिसकी नाकाबिलियत के कारण बाढ़ प्रभावित लोगों की आज ये दुर्दशा है। इस जमाने में भूख से एक महिला को रोते हमने देखा, नाम सुनीता। उनके परिवार के लोग भी उनसे बिछड़ गए। क्या हो गया? भूख है। भूख से? आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? एक पतो होने भागल भी है, माली साहब होने कहने के ना बन गए। आप रो कह रही हैं? क्या हो गया? वैसे नाम में क्या रखा है? ऐसे कई नाम और चेहरे और भी हैं। कहीं सुनीता तो कहीं सुनील तो कहीं अनीता तो कहीं मनोज। हमें देखकर एक नौजवान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हमसे पूछा, हमारी सरकार को कहीं देखा है क्या? जैसे अभी एक रात को डेथ हो गया, यहाँ से कोई भी व्यवस्था नहीं था हम लोग के पास लाने के लिए। किसी का तबीयत खराब हो रहा था, हम लोग पास व्यवस्था नहीं है किसी भी मरीज को हम लोग निकाल सकें। अभी इसमें कुछ सिस्टम निकला हुआ है कि नहीं, लोग जो आएंगे आकर के अपना सामान ले जाएं। मान लें कि जिसके घर में जेंट्स नहीं होंगे, लेडीज होगी, तो डूब के आएगी तो नहीं सामान लेने के लिए। तो मान लिए कि हमारे एनडीआरएफ की टीम है, हमारे मान लिए कि मुखिया सदस्य आए होते, हमारे वार्ड सदस्य प्रत्येक आदमी होते, वार्ड अपना सामान पहुंचवा देते, हर लोग को रिलीफ मिल जाता। जैसे तैसे कर लोग बाढ़ में फंसे अपने घर से निकलने को बेताब हैं। एनडीआरएफ की टीम से मनुहार करते कई लोग मिल गए। मेरे पिता को बचा लीजिए, मेरी माँ वहीं गांव में ही है। क्या खेत, क्या खलिहान, आंगन, घर, दालान, नहर, कुआं, सब एक जैसा हो गया। बाढ़ ने सबको बराबर कर दिया। पीछे ये नहर है, फर्क नहीं समझ में आएगा। बाढ़ के वक्त में ये नहर था, इसमें पानी कम था, फिर बांध टूटा, पानी इस तरीके से आया कि अब देखिए ये नहर है, ये गांव का हिस्सा। अगल बगल देखिए ना, घर है, 2 मंजिली घर दिख रहे हैं, इतने सारे गांव के में मकान दिख रहे हैं, लोग हैं। और देखते ही देखते गंडक नदी का पानी इस तरीके से फैला कि नहर और गांव दोनों का फ़र्क जो है वो ख़त्म हो गया। सामने वाला बांध है, इसके आगे 1.5 किलोमीटर आगे छरकी है। वहाँ पे 2-3 दिन पहले से भूड़ उड़ दे रहा था। तो वहाँ तो व्यवस्था था, खैर ठेकेदार था, सब कुछ था, मिट्टी था, वहाँ नहीं रुक पाया। लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। अगर यहाँ व्यवस्था रहता तो जिस जगह पे टूटा है वहाँ एक बोरी भी नहीं था। अगर बोरी वोरी रहता तो हम लोग बचा लेते, गांव के लोग सब। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में पढ़ने वाले इन दिनों अपने गांव में ही रह गए हैं। बाढ़ के बहाने हमने उनसे सरकार को लेकर बात शुरू की तो दर्द छलक ही आया। कब से है बाढ़ का पानी गांव में? 2 दिन से। 2 दिन हो गया। 2 दिन से। हाँ। आप लोग कभी वोट डाले हैं? हाँ, वोट डाले हैं। वोट डाले हैं। हाँ जी। तो इस बार बाढ़ है, उसके बाद चुनाव भी है। हाँ। फिर तो नेता लोग कोई आपके नहीं, सुख दुख में? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया।
वोट डालते वक्त इन सब बातों का ख्याल रखते हैं आप लोग क्या? रखते हैं, फिर आदमी कोई भी इंसान चाहता है विकास के लिए, विकास अगर हो तो डालें, तो हम लोग किसको डालें? पूर्व सरकार पहले थी वो तो वही थी, उनके रेंज में भी बाढ़ आया। अब जो नए वाले वर्तमान में सरकार जो है उसके इस रेंज में भी वही आया, तो हम लोग डालें तो डालें किसको? एक स्कूल में कई बच्चे और कुछ महिलाएं फंसी मिली। 2 दिनों से सब किसी तरह जान बचाकर शरण लिए हुए थे। एनडीआरएफ की मदद से इन्हें निकाला गया। जब हम मोटर बोट से सड़क पर पहुंचे तो हंगामा मचा था। इलाके के एसडीएम और बाकी सरकारी अफसरों को लोगों ने घेर रखा था। बाढ़ से बेहाल लोग अपनी अपनी मांग को लेकर आर पार के मूड में थे। किसी को नाव चाहिए, किसी को अनाज, तो किसी को सर ढकने के लिए पॉलीथीन। बिहार में करीब 12 लाख लोग बाढ़ से बेहाल हैं। गंडक, कोसी, कमला, बागमती समेत कई नदियां उफान पर हैं। इस बार उन्हीं इलाकों में बाढ़ आई है जहां पहले भी जल प्रलय होता रहा है। वहीं बांध टूटा है जहां पहले भी बांध टूटते रहे हैं। कोसी नदी ने इस बार कोई रास्ता नहीं बदला, तो फिर इस बरस ये तबाही क्यों? बिहार की सरकार ने समय रहते बांधों को क्यों नहीं बचाया? लोगों को बाढ़ आने से पहले घरों से क्यों नहीं निकाला गया? कुछ स्कूलों को खाली कराकर बाढ़ पीड़ितों को ठहराने का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? ऐसे कई सवाल हैं। तो हम लोग काफी समय पहले से ही इन सभी जिलों में प्रतिनियुक्त कर दिए थे। जब अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा और जल संसाधन विभाग के द्वारा हमें सूचना मिली कि जल स्तर गंडक का बढ़ने जा रहा है। धन्य है बिहार सरकार, बाढ़ से पहले तो कुछ किया नहीं, अब बाढ़ के बाद भी काम कम, दिखावा ज्यादा का माहौल है। मैं उड़ीसा में कुछ साल रहा, वहाँ रिपोर्टिंग करता रहा। मुझे याद आ रहा है कि वहाँ साल 1999 में सुपर साइक्लोन आया था। करीब 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त गिरधर गमांग ओडिशा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनके एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। उसके बाद नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और उनके ज़माने में कई बार समुद्री तूफान आया। आमतौर पर हर साल आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो मॉडल पेश किया तूफान से लोगों को राहत देने के लिए और बचाने के लिए, उसकी आज देश भर में चर्चा हो रही है। क्या एक ऐसा मॉडल बिहार में नहीं बनाया जा सकता है जहां लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके? ज़रूरत पड़ने पर और समय रहने पर समय पर उन्हें ज़रूरी मदद भी मिल सके। क्या ऐसा उपाय बिहार में नहीं हो सकता है? अब जरा बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए इन आंकड़ों को देखिए। राज्य में 100 शेल्टर होम बनाए जाने का वादा है। एक होम पर 1 करोड़ का खर्च होगा। अररिया, मोतिहारी, शिवहर, पूर्णिया, बेतिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा, इन 10 जिलों में शेल्टर होम बनाने का फैसला 2017 में हुआ। 4 साल बाद भी गिनती के बाढ़ राहत शिविर ही बन पाए हैं। बिहार की सरकार कछुए की चाल से काम करती है। बिहार में बाढ़ है, जनता पस्त है, लेकिन राज्य सरकार के कर्ता धर्ता मस्त हैं। वे व्यस्त हैं चुनावी तैयारियों में। शुरुआत बीजेपी ने की अमित शाह की वर्चुअल रैली से। पार्टी के महासचिव और प्रभारी भूपेंद्र यादव तो पटना आकर मीटिंग करने लगे। कोरोना के चक्कर में पटना का बीजेपी ऑफिस बंद करना पड़ा, तो अब जेडीयू के नेता डिजिटल रैलियों में जुटे हैं। पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता घंटों ऐसी मीटिंग में फंसे रहते हैं। आरजेडी भी कम नहीं, आज आरजेडी भी वर्चुअल रैली कर रही है। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच गए। वे जगह जगह पूछते हैं, कहाँ हैं नीतीश कुमार? आज तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार जो है, कितना पैकेज मिला बिहार को? लोगों के पास रहने को ठिकाना नहीं। आप बताओ, लोग के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये लोग वोट कैसे जाके करेंगे? नीतीश जी अभी देख लीजिए गायब है। वोट की ओट में नोट कांड जारी है। कभी लालू यादव के करीबी रहे और अब विरोधी पप्पू यादव ने 500 के नोट बांटे, तो तेजस्वी यादव भला कहाँ पीछे रहने वाले? उन्होंने 2-2 हजार के नोट बांट दिए। इन नोटों से 2-4 दिनों तक लोगों की तकलीफ कम हो सकती है, लेकिन उस दर्द का क्या जो हर साल उन्हें कभी बेघर होकर मिलता है, तो कभी अपनों को गंवाकर, तो कभी अपनी खुशियां बर्बाद कर। कांग्रेस और आरजेडी चुनाव अभी न करवाने की मांग कर रहे हैं, जबकि जेडीयू हर हाल में चुनाव चाहती है। मैं तो कभी कभी इस सोच में पड़ जाता हूं कि कहीं बाढ़ सरकार में सत्ता में बैठे मठाधीशों और सिस्टम के पहलवानों के लिए कमाने वाली कामधेनु तो नहीं है। आप भी इस बात को सोचिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते
रविवार को इसी समय शाम 6 बजे पंकज का पंच में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।